नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ रुचिका थपलियाल। केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून पुनर्विचार की बात कही है। पीएम मोदी ने राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर चिंता भी जताई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं करने और केंद्र द्वारा पुनर्विचार की कवायद का इंतजार करने को कहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नया हो जाएगा पुराना कानून। सवाल ये भी है कि देशद्रोह कानून होना चाहिए या नहीं। और भी बहुत से सवाल हैं जिन पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ में केसी जैन इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत। तारिक खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारिक खान, आपके पास में इसी सवाल के साथ में आ रही आवाज पहुंच पा रही है मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, सवाल ये है, धन्यवाद। हाँ ठीक है, सवाल ये है कि देशद्रोह कानून होना चाहिए या नहीं, क्या कहेंगे इस पर तारिक खान? हेलो, हाँ रखिए अपनी बात। ये बनाया गया ताकि उससे जो मूलभूत जो उसका सिद्धांत ये है कि जो लोग राष्ट्र के खिलाफ जो एक्टिविटी करें या कुछ ऐसा कृत्य करते हैं जो कि बिल्कुल ही सरकार के खिलाफ, आप एक तरीके से कहते हैं कि विपरीत दिशा में बिगुल खोल दें। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या होने लगी कि सरकार से असहमत होने को अगर आप ये मान लेंगे कि सरकार की असहमति ही देशद्रोह हो जाएगी। ऐसे कितने मामले आए आप देख लीजिए, वो चाहे शशि थरूर पे देशद्रोह का मामला लगाने का मामला हो, चाहे शर्जिल इमाम का हो, चाहे पत्रकार कप्पन का हो, पत्रकार गौतम का हो, सोशल एक्टिविस्ट रोना विल्सन हो, शोमा सेन हो, विरवेरा राव जो कि काफी बुजुर्ग है, जिनको अभी उनके स्वास्थ्य के बिना पर ऐसे लोगों पे आप देशद्रोह लगाएंगे तो वो होल्ड कितना किया? 450 केसेस आप लेके आए, जिसमें से 12 केसेस कोर्ट ने होल्ड किए। एक बात समझिए आप, जुडिशरी का रोल क्या है, पुलिस का रोल इतना है कि आप चार्ज लगा के कोर्ट जाइए। अब वो कोर्ट में जब आप उन चार्जेस को होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इसका मिसयूज हो रहा है। उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से कहा कि आप इसको रिवाइव करिए और फर्दर अभी कोई देशद्रोह का मामला नहीं लगाया जाएगा। यही मामला यूएपीए के साथ भी है, सेम केस, क्योंकि यूएपीए में भी 7,500 मुकदमे लिखे गए जिसमें कन्विक्शन 200 लोगों का है। उसका परसेंटेज आप निकालिए कितना कम होगा। ये समस्या भारत में खड़ी होती जा रही है। राजस्थान में एक मामला आया मैम, एक गोल्ड स्मगलर था, उसके ऊपर देशद्रोह लगा दिया। राजस्थान कोर्ट ने कहा कि जब गोल्ड स्मगलिंग है तो उसमें देशद्रोह के कानून में कहीं गोल्ड स्मगलिंग का जिक्र ही नहीं है, इनके ऊपर तो दूसरी धारा लगेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पुलिस की भी जिम्मेदारी यह बनती है कि आप ऐसी धाराएं लगाएं जो आप खुद कोर्ट में होल्ड कर सके, क्योंकि लड़ना मुकदमा आपको है, कोर्ट में साबित आपको करना पड़ेगा। जुडिशरी की रिस्पेक्ट भी यहां पर सामने आती है कि आप कौन सी धाराएं लगाएंगे। कानून रहना चाहिए, क्योंकि आंकड़ा भी मैं पेश करना चाहूंगी तारिक जी। देशद्रोह के केसेस की अगर बात करें तो 5 राज्यों में 559 केसेस और कुल गिरफ्तारियों की अगर बात करें तो 13,306 गिरफ्तारियां। क्या कहेंगे इस पर? फिर बीजेपी के पास में आ रहे हैं। अब भाई ये गिरफ्तारियां देखिए, आपने उस टाइम पे जब आंदोलन हो रहा था किसान वाला और सीए हो रहा था, उस टाइम पे देशद्रोह बुरी तरीके से लगाया गया। मैं ये कह रहा हूं कि असहमत होना, असहमति के बाद कोई किसी तरीके का प्रदर्शन करना, उसको अगर आप देशद्रोह में ले आएंगे, इसी चीज को कॉग्निसेंस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ा अहम फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुन लीजिए, एक अहम बात बता रहा हूं, इस कानून को बनाने वाले ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिशर्स ने खुद 2009 में इस कानून को बैनिश कर दिया। ब्रिटिश में अब यह कानून नहीं रह गया। 1800 कुछ में यह कानून बनाया गया। इसी कानून के तहत भगत सिंह पे भी कार्रवाई की गई और महात्मा गांधी पे भी कार्रवाई की गई। इस कानून को बनाने वाले अब इस तरीके का कानून दुनिया के एक भी देश में नहीं रह गया है, सिर्फ हमारे यहां रह गया है। सुप्रीम कोर्ट जो भी बात कहती है उसके पीछे बड़ी वजह होती है, वो दुनिया को भी देख के कहती है। अगर दुनिया के सारे देश ऐसा नहीं कर रहे तो आप जरूर उसको रिवाइव करिए। उसकी जो धाराएं, उसमें जो भी चेंजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसमें आप चेंजेस करिए। बीजेपी से केसी जैन जी जुड़े हुए हैं। सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून भारत दंड संहिता धारा 124(1) पर देश में सबसे बड़ी जंग छिड़ गई है। क्या कहेंगे इस पर? केसी जैन बीजेपी से हमारे साथ।
देखिए, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है, पूर्ण रूप से उसका पालन कराया जा रहा है। रही बात यह कि 124A जो कि राष्ट्र विरोधी जो कृत्य होते हैं उनमें लगाया जाता है, तो ऐसे में देखिए जरूरत इस बात की है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। जो लोग अलगाववाद को लेकर के, जो लोग देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास करते हैं या देश विरोधी नारे लगते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हुआ और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को मिला कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि लगातार भारत देश के साथ युद्ध छेड़ता रहता है और उसके जिंदाबाद के नारे लगाना, और यहाँ तक ही नहीं, भारत देश मुर्दाबाद के भी नारे लगे और कई जगहों पे राष्ट्र ध्वज को मेरा इस पे सवाल है, मेरा एक सवाल है इस पे। तो ऐसे में सवाल आप करिएगा, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरा जवाब आने दीजिए फिर आप सवाल करिएगा। तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगता है, ऐसे मामलों में ही राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगता है। रही बात यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो बात कही है कि अभी इसको 2 महीने के लिए रोक दिया जाए और उसके बाद में इसकी समीक्षा हो जाए, समीक्षा होने के बाद में इसको इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए। और देखिए न्यायालय ने इसलिए इस चीज को कहा है, हमें तो लगता है कि चूंकि मैं भी हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता हूं, तो 124A के अंतर्गत जो धाराएं हैं और जो कानून है, हमें लगता है कि इसको और ज्यादा सख्त करने की आवश्यकता है। इसीलिए न्यायालय ने कहा, क्योंकि तमाम सारे मामले जैसे कि अभी आप भी बता रही थी कि बहुत से मामलों में लोग छूट जाते हैं और पुलिस की कार्रवाई हो या उसमें अभियोजन पक्ष की कार्रवाई हो, कई बार क्या होता है, लोग छूटने के कारण क्या रहते हैं, छूटने का कारण यही होता है सबसे बड़ा कि अगर कहीं पे 500 आदमियों का झुंड, 5000 आदमियों का झुंड इकट्ठा है और उसमें एक व्यक्ति नारा लगा रहा है और बाकी उसका समर्थन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये न तो स्पष्ट पहचान हो पाती है और न ये स्पष्ट हो पाता है कि वास्तव में नारा किसने लगाया। तो जो नारा लगाया केवल उसके खिलाफ चार्ज बनता है, बाकी लोगों क्या होता है कि वो कहते हैं मैं तो वहां दर्शक था, हमारी कोई भूमिका नहीं थी, हमसे सब नहीं बताया गया था, हम तो वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे और लोगों ने बरगलाया और इसलिए हमारे ऊपर भी धारा लगा दी गई। अरे आप वहाँ मौजूद हैं, आप वहाँ विरोध नहीं कर रहे हैं, भारत देश मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यही बात सुनिए अगर मैं महाराष्ट्र की बात, सुन लीजिए सर, जवाब आप ही दीजिएगा, लेकिन ये तो गलत है ना। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, हनुमान जयंती सीएम आवास के बाहर हनुमान जयंती पढ़ने पर देशद्रोह का कानून लग जाता है, ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपका सवाल बिल्कुल जायज है। कई बार क्या होता है कि राज्य सरकारें अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने हित के लिए इस तरीके के मुकदमों को लाद देती है, लेकिन ऐसे मुकदमे बिल्कुल न तो न्यायालय में टिक पाते हैं और न तो अभियोजन पक्ष उसको चला पाता है। तो देखिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो राष्ट्र विरोधी लेकर के जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके ऊपर ये मुकदमा लगना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के ऊपर जो वास्तव में राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। तो ये जो सरकारें हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग सरकारें हैं, सरकारें अपने हिसाब से मनमुताबिक तरीके से अगर इस तरीके के मुकदमे लगाएंगी तभी तो इसमें प्रश्न उठ रहा है। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज इस पे प्रश्न खड़ा किया है और कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि कहाँ पे मुकदमा लगना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगना चाहिए, इसीलिए इसकी समीक्षा की आवश्यकता है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर सरकारें करा रही हैं, सरकारें इस चीजों को लागू कर रही हैं, तो बिल्कुल इसकी समीक्षा भी हो जानी चाहिए कि किन किन कंडीशन पे कहाँ कहाँ पे ऐसे मुकदमे लगने चाहिए। क्योंकि देखिए राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर ये मुकदमा बना है तो बहुत सोच करके से मेरा एक सवाल है। रखिए सवाल तारिक जी। हाँ बताइए। वकील साहब, आप खुद वकील हैं, मैंने वकालत नहीं पढ़ी है खैर, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि सिर्फ 3। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो डेटा के हिसाब से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास जब डेटा आया कि आप जितने लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाते हैं उनमें 3% लोगों के खिलाफ सिर्फ ये चीज साबित कर पाते हैं, तो एक तरीके से मान लेते हैं कि ये तो नाकामयाबी सरकार की हुई ना, किसी ने कोई विवादित नारे लगाए। इसका मतलब यह है कि उन विवादित नारों को आप सरकार कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं क्या इस कानून को किसी एक गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उस डेटा के हिसाब से
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए आपकी जो शंका है, आपकी जो शंका है, हमें लगता है जवाब आप ही दीजिएगा, सवाल तो सुन लीजिए। उनका कहने का मतलब है क्या रूलिंग पार्टी इस कानून को गलत डायरेक्शन में तो कहीं इस्तेमाल नहीं कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं? रखिए अपना सवाल, तारिक है। नहीं, मैं उसी चीज का मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए इनकी जो शंका है, हमें लगता है कंप्लीट करने दीजिए। एक मिनट केसी जैन जी, एक मिनट तारिक खान जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूं। जवाब आपसे ही लेना है हमें। हाँ रखिए तारिक खान जी। उसके बाद जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, वो चाहे मलयालम के हों या ये जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं जिसमें बहुत ज़ईफ लोग हैं, उनके ऊपर भी आप यूएपीए लगा देते हैं। उनमें जो ये कप्पन जो जर्नलिस्ट है, वो तो जो यहाँ पर मामला हुआ था जिसमें बेटी को, हाथरस वाली बेटी की कवरेज करने आया था, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो उसको सरकार इस डायरेक्शन में ना ले कि उसको और सख्त बनाने की जरूरत है। उसके दिमाग में, सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में ये भी रहा है कि आप कन्विक्शन, उसमें जो चार्जेस आपने लगाए उससे 3% कर पाए। 550 का 3% निकाल लीजिए, शायद 12, 14 या 15 होगा। तो इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 115 से 150 के बीच में आपने देशद्रोह के मुकदमे लगाए और रेट आपका यहां भी उतना ही है। तो मेरा कहने का मतलब है आप चार्जेस लगाते हो, मगर आपने चार्जेस लगाए तो आप फुली कन्विंस्ड होने चाहिए। सिर्फ टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं एज अ वकील आपसे, आप सरकार फुली कन्विंस होनी चाहिए कि हाँ इसने देशद्रोह किया है। लेकिन जब आप कोर्ट जाते हो तो आप वहां होल्ड नहीं कर पाते हो। ठीक है, जवाब इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। जी, देखिए अगर जिस दृष्टि से हमारे साथी देख रहे हैं और जो उसकी समीक्षा वो स्वयं कर रहे हैं, ऐसी समीक्षा बिल्कुल नहीं। इस तरीके से तो देखा जाए तो अगर जो हत्या के मामले में भी तमाम सारे लोग छूट जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? FIR ही 302 की नहीं दर्ज होनी चाहिए। जो हत्यारा है उसके खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो तमाम सारे लोग हत्या के मामले में छूट जाते हैं। देखिए कन्विक्शन होना अलग बात है, और होता कि मैं आपको वही चीज, उसी चीज का जवाब दे रहा था, लेकिन आप बीच में प्रश्न करना चाह रहे थे तो हमने कहा आपका पूरा प्रश्न आ जाए। देखिए मैं बता रहा था कि अगर कहीं पे 10,000, 5,000 की पब्लिक इकट्ठा है और वहां पर एक व्यक्ति नारा लगाता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद का, या एक व्यक्ति नारा लगाता है पाकिस्तान जिंदाबाद का, और उसके बाद क्या होता है, बाकी लोग उसका वहां समर्थन करते हैं। फिर क्या होता है कि वहां पे पता चला कि 500 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, लेकिन नारा लगाने वाला कौन सा बात व्यक्ति है, वीडियोग्राफी किसकी हो रही है, वो तो करप्शन में जाएगा, उसके खिलाफ तो चार्जेस बनेंगे। लेकिन बाकी लोग ये कह देते हैं, बाकी लोग जो प्रूव है वो भी आता है कि देखिए मैं इतने धरना प्रदर्शन में मैं गया, हमने कहीं पे भी इस तरीके की नारेबाजी नहीं की। ये तो हमको बहला फुसला करके लाए थे कि यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन होगा, और यहाँ आने के बाद में इस तरीके के नारे लगाने लगे। मैं तो समझ भी नहीं पाया, मैं तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता रहा। ऐसी स्थिति में जो 500 अतिरिक्त लोग हैं उसमें से 499 लोग तो छूट जाते हैं। इस कारण से एक व्यक्ति क्या होता है कि उसको जो है उसमें कोर्ट जो है उसको कमीशन मिलता है। तो कुल मिलाकर के जब इस तरीके के मामले होते हैं, लेकिन देशद्रोह लगता कहाँ पे? आप नकली नोट छाप रहे हैं, नकली नोट का संचालन कर रहे हैं, आप राष्ट्र विरोधी कानून में आप संलिप्त है, आप भारत देश के बल्कि भारत देश को विभाजित करने में आपकी भूमिका दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में ही देशद्रोह के मुकदमे लगते हैं, और ऐसी स्थिति में लगते भी है। सवाल सुन लेते हैं। वकील साहब, उसी के साथ आपके पास एक कानून और है, यूएपीए। उसको आप किसी पर्टिकुलर आदमी पे भी लगा सकते हैं, ठीक है? उसको अमेंड किया गया कि यूएपीए पहले था कि संगठन पे ही लगेगा, उसके बाद ये हुआ कि यूएपीए आदमी पे लगेगा। यूएपीए के जो केसेस हैं वो भी 7,000 हैं, उसमें भी कन्विक्शन केसेस वो 250 के करीब हैं। तो 7,000 लोगों को गिरफ्तार किया और यूएपीए साबित कर पाए 250 लोगों के, तो केस तो दोनों में सेम बन रहा है ना। आप कह रहे हैं भीड़ वाला, अब मैं भीड़ से आदमी पे आ गया, देशद्रोह हुआ भीड़ में, आदमी एक पर्टिकुलर है, लगा दिया उस पर यूएपीए, तो वो भी तो नहीं होल्ड हुआ ना सर सुप्रीम कोर्ट में, वो भी तो नहीं कोर्ट में आप उसको साबित कर पाए ना। मेरा सिर्फ इतना सवाल है। नहीं, देखिए आपका नजरिया अपनी जगह पर है, लेकिन जो मुकदमे, अगर देखिए जो सरकार होती है, सरकार सजा नहीं देती है कि पुलिस उसको सजा देती है, अगर वही चीज तो कोर्ट में प्रूव करना होता है। लेकिन आप उसकी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया से ही भाग जाए तो इस तरीके से सारा कानून ही खत्म हो जाएगा। या फिर आप ये कहें
पहले से तय हो जाए कि नहीं, इस व्यक्ति को सजा मिलनी ही मिलनी है, तभी इसके खिलाफ मुकदमा मैंने नहीं कहा, वकील साहब ये एनसीआरबी ने कहा है, मैंने कुछ भी नहीं कहा इसमें। तो कुल मिलाकर कितने सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए। देखिए, अगर न्यायालय ने उसको प्रेसिडेंट खड़ा किया है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। हम तो कह रहे हैं उसकी समीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए। और समीक्षा होने के बाद में 124A जो राष्ट्रद्रोह की धारा है, इसमें और अधिक सख्त कानून होने की आवश्यकता है आज की डेट में, क्योंकि जो अलगाववादी ताकतें बहुत ताकतवर है और इसका संचालन भी आप देखिए कि जब सीए को लेकर के विरोध हो रहा था, जो एक कानून बन गया है और उस कानून के विरोध में लोग सड़कों पे नहीं उतरे, कैमरामैन के कैमरे भी तोड़ रहे हैं, आगजनी भी कर रहे हैं। यही लखनऊ के अजय चौराहे पे आपको दिखाई पड़ा होगा किस तरीके से लोगों ने आगजनी की, और उसके बाद में वो राष्ट्र विरोधी नारे भी लगाते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? एक कानून है, कानून के खिलाफ आप उतर रहे हैं, जबकि उसमें आपको कोई हित और हित जुड़ा ही नहीं है, ना हित जुड़ा है ना हित जुड़ा है। ये जो सीए कानून आया है, ये भारत के बाहर जो हमारे लोग रह रहे हैं उनके लिए है, ना कि भारत में रहने वाले लोगों के लिए। फिर आपको आपत्ति किस बात की है? लेकिन सिर्फ वो हंगामा करना, जो अलगाव ताकते हैं, और जो चंदा आया वो बाहर से कई सारी कंपनियों से, ऐसी कंपनियां राष्ट्र विरोधी ताकतें, राष्ट्र जो संचालन कर रही थी, टीपीएफ और तमाम सारी कैसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोगों से चंदा इकट्ठा करके सीए का विरोध किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पे जो धरना हुआ लंबे समय तक, उसके बारे में भी सारी चीजें उभर करके सामने आई, उसमें लोग गिरफ्तार हुए, उसमें सब उनके खिलाफ जो है राष्ट्रद्रोह की धाराएं लगी हैं। और हो सकता है कि किन्हीं राज्यों में इसका दुरुपयोग किया गया हो, लेकिन जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन सवाल एक ये भी है, वास्तव में राष्ट्र विरोधी है, उनके खिलाफ ही धारा लगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही किया है, ये भी एनसीआरबी कह रहा है। एनसीआरबी कह रहा है, क्या मुकदमा ही लिखा जाएगा? आपके हिसाब से तो सारा कानून ही खत्म कर देना चाहिए। आपके हिसाब से तो यहाँ पे तुगलकी फरमान लागू हो जाना चाहिए कि तुरंत कानून से अगर व्यक्ति छूट जाता है तो मुकदमे की आवश्यकता क्या है? बीजेपी की मंशा है खत्म करने की इस कानून को। विरोध करते हैं, अगर इनकाउंटर होता है, तुरंत निर्णय होता है, उसका भी आप विरोध करते हैं, तो आपके हिसाब से सही क्या है? आप खत्म करने की मंशा है आपकी, क्या नहीं होना चाहिए? खत्म करने की मंशा है आपकी केसी जैन जी? जी, खत्म करने की मंशा है आपकी? नहीं, बिल्कुल। देखिए 124 करने के लिए सवाल ये भी है केसी जैन, सुन लीजिए एक मिनट मैं लौट रही हूँ, फौरन लौट रही हूँ। राष्ट्र विरोधी ताकतें उनको समाप्त करने के लिए इस पे और ज्यादा सख्त कानून बनने की आवश्यकता है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं पर भी कानून का दुरुपयोग न होने पाए, इसका भी सरकारों को ध्यान रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर चिंता जताते हुए बीजेपी सरकार से साफ तौर पर पूछा था कि जिस कानून का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार आजादी के आंदोलनों को दबाने के लिए करती थी, उसको क्यों नहीं खत्म कर दिया जाता? देखिए, नहीं, देखिए ऐसा है कि कानून तो बहुत सारे पहले के हैं और उसमें अमेंडमेंट हुए हैं कानून में समय समय के साथ, और चाहे प्रॉपर्टी एक्ट के मुकदमे हो, सीपीसी हो, सीआरपीसी हो या आईपीसी हो, तो बहुत सारे कानूनों में समय समय के साथ अमेंडमेंट हुए हैं। इसमें भी अमेंडमेंट की आवश्यकता है और हमें लगता है कि जो कानून है उसको और ज्यादा सख्त करने की आवश्यकता है और इसकी समीक्षा करने की भी आवश्यकता है। समीक्षा होकर के कानून वहां पर लागू हो तो वास्तव में राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उनके खिलाफ कानून को बिल्कुल लागू करना चाहिए। बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है, चिंता जताते हुए कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि कानून को खत्म कर दिया जाए। और स्ट्रिक्ट कर दीजिए। कोर्ट ने ये कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो स्वतः कानून समाप्त कर सकता है। आपको याद होगा कि जब SC/ST कानून था, SC/ST कानून को लेकर के जो गिरफ्तारी का था, उस SC/ST कानून में बहुत सारे अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः किए थे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये होती कि इस कानून को समाप्त करना है तो स्वतः समाप्त कर दिया होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2 महीने का समय दिया है इसमें समीक्षा करने के लिए, और समीक्षा होने के बाद में ये कानून और ज्यादा सख्त बनेगा और लागू होगा। वकील साहब, कानून में जो अमेंडमेंट है वो पार्लियामेंट करेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा।
अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट करने का भी अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन अमेंडमेंट को पूरा लागू करने के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ता है। आपको याद होगा SC/ST कानून में क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था उसमें? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अपने आप में कानून है। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आते हैं वो अपने आप में कानून बन जाते हैं। जी नहीं, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है इस चीज पे, तो सरकार उसको, जो भी सरकार ने से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आने सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन आया, आप बताइए? सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्या आया है? सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन यही आया कि आप 2 महीने में इस कानून को वो करिए और तब तक नए लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया जाएगा। कानून को वो करिए, वो क्या होता है? कानून को क्या करिए आप बताइए? समाप्त करने के लिए आदेश दिया है क्या? तभी तो उन्होंने कहा है कि नए लोगों पे सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त करने का आदेश दिया है क्या? मुकदमा मत लगाइए, एक तरीके से उस कानून को रोक दिया है, अभी उसको सीज कर दिया उस कानून को सुप्रीम कोर्ट। आधी अधूरी जानकारी लेके चैनल में बैठा करिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दीजिए, कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा हो जाएगी 2 महीने में, सुप्रीम कोर्ट ने। फिर एक लागू सेकंड, हो। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा नहीं कहा कि नए मामले में देशद्रोह के मत लगाइए 2 महीने तक? क्या चीज? और सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने, एक सेकंड रुक जाइए, ये मुझसे कह रहे हैं मैं आधी अधूरी इनकी जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नए देशद्रोह के मुकदमे मत लगाइए वकील साहब। कितने दिन के लिए तरीके से उस कानून को रोक लगाई गई है। आपको जानकारी ज्यादा है, आप बता दीजिए कितने दिनों के लिए कहा? चैनल पे 2 महीने का समय दिया है, घर पे बैठ के 2 महीने में वकील ना होते हुए भी आपसे ज्यादा जान रहा हूँ। आप वकील यही नहीं जान रहे कि सुप्रीम आपको कोर्ट ने कहा जानकारी कि ज्यादा, मैं आपको बता सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये भी कहा है, जानकारी ज्यादा सुप्रीम है। कोर्ट ने ये बात कही है कि देश में खत्म क्यों नहीं करना चाहिए जिस कानून को जो है ब्रिटिश सरकार लागू करती थी लगातार आंदोलन में। तो साफ तौर पर है ना सर कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है, आप मान ही नहीं रहे हैं केसी जैन जी इस पर? मेरी बात सुन लीजिए, ये लगातार हो हल्ला बहुत तरह बात आपकी यहाँ आ रही है ना, मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ। मैं बहुत सुनता हूँ, उसके बाद जवाब नहीं सुनना चाहते। अब जवाब सुनिए, सुन लीजिए जवाब। अरे चुप बैठिए, जवाब सुन लीजिए, अपनी बात आप कह चुके, अब जवाब ले लीजिए। आपका सवाल अगर करना है तो जवाब दीजिए ना। वो हल्ला मत करिए, आप हल्ला बोल मत करिए। सर मैं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, आपने जो कहा है ना, मैं मुकदमे, मैं आपको ही जवाब दे रहा हूँ भाई, मैं किसी और से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सवालों का ही जवाब दे रहा हूँ ना। तो जवाब तो ले लीजिए ना, नहीं आते हैं कि हल्ला बोल करेंगे आप खाली बैठ करके। नहीं है कि कहा क्या है। ठीक है, ठीक है, फैसला आप सुना देंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट आप बन गए क्या? जी, तारिक जी, हमारे अगली खबर का वक्त हो गया। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बन गए क्या? तारिक जी, केसी जैन जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे खास खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून की पुनर्विचार की बात कही है। पीएम मोदी ने राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं करने और केंद्र द्वारा पुनर्विचार की कवायद का इंतजार करने को कहा है। और आपको बता दें कि लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून की अगर बात की जाए तो चिंता जताते हुए सरकार को यह भी कहा है कि क्या सरकार की मंशा है इसको खत्म करने की। और सवाल ये उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी की मंशा है इस कानून को खत्म करने की? बहुत धन्यवाद आपका। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।